बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। ब्रेन हेल्थ टीवी के एक और मालूमाती प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट मिनहाज। नाजरीन, 29 अक्टूबर दुनिया भर में स्ट्रोक के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। WHO के मुताबिक स्ट्रोक आलमी जानलेवा बीमारियों में दूसरे नंबर पर है, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो नई तहकीक के मुताबिक तकरीबन 1 लाख में से 250 अफराद स्ट्रोक का शिकार होते हैं। स्ट्रोक की इस साल की जो थीम है, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर देन स्ट्रोक। स्ट्रोक पर बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है माहिर अमराज दिमागी व असाबी निज़ाम डॉक्टर बशीर अहमद सुमरू को। डॉक्टर बशीर अहमद सुमरू सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं और बहैसियत सरबराह और प्रोफेसर शोबा न्यूरोलॉजी डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हस्पताल और यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब पाकिस्तान न्यूरोलॉजी सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं और बहुत ही शाइस्ता और नफीस तबीयत के मालिक हैं। डॉक्टर साहब का शुमार पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के न्यूरोलॉजिस्ट में किया जाता है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, स्ट्रोक के बारे में हमें बताएं, स्ट्रोक क्या है और ये क्यों होता है? स्ट्रोक बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग के अंदर जो कुछ खलिए हैं, जिसमें ब्रेन के खलियों में से उसके खून की रफ्तार रुक जाए या खून की रफ्तार फट जाए या शरेयान फट जाए या ब्लॉक हो जाए, तो उसके अंदर जो है रुकावट आ जाए, तो स्ट्रोक उस चीज़ को कहते हैं। बेसिकली स्ट्रोक की कई वजूहत हैं। एक तो ये है कि स्ट्रोक जो है फैमिली में रन करता है। दूसरा ये है कि स्ट्रोक के काफ़ी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं। जैसे हमारे माशरे में अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, हम उसको अगर मॉडिफाई करें तो हम स्ट्रोक से बच सकते हैं। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अगर उसको हम कंट्रोल करें या उसको सही मैनेज करें तो हम स्ट्रोक से बच सकते हैं। दूसरा, ये तीसरी जो वजह है मेन, वो है कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, जिसमें सारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स स्पेशली LDL वगैरह का हाई होना स्ट्रोक का बायस बन सकता है। अब कुछ क्योंकि आगे तहकीकात हो रही हैं, तो उसमें स्मोकिंग, हाइपर होमोसिस्टीनीमिया, ब्लड में विटामिन B12 का कम होना, ये भी एक रिस्क फैक्टर है जो स्ट्रोक को करवा सकते हैं। अब स्ट्रोक जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक होते हैं और एक होते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक होते हैं। अच्छा, दूसरा ये होता है कि जो कुछ शरेयानें ऐसी होती हैं जो धड़कती शरेयानें, जिसको आर्टेरियल कहते हैं, अगर ब्रेन के अंदर उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाए या रुकावट आ जाए या वो शरेयान फट जाए तो स्ट्रोक हो सकता है। दूसरा होता है कि नान धड़कने वाली, जैसे वीनस चैनल होते हैं। वीनस चैनल अलग ब्लॉक हो जाए, ख़ास करके फीमेल्स में, फर्टाइल फीमेल्स में, या ओरल कंट्रासेप्टिव के बाद या प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो वीनस चैनल से वो ब्लॉक हो सकते हैं। या छोटे बच्चों में डिहाइड्रेशन हो जाए तो उसके अंदर वीनस चैनल ब्लॉक की वजह से भी स्ट्रोक हो जाता है। अब उसमें दो तरह के स्ट्रोक होते हैं, या तो इस्कीमिक हो जाते हैं या हेमरेजिक हो जाते हैं। अब बाज़ दफ़ा स्ट्रोक जो हर एज में हो सकता है। इवन स्ट्रोक न्यूनेट्स में भी हो सकता है, चाइल्डहुड में भी हो सकता है, एडल्टहुड में भी हो सकता है, या मिडिल एज में, या एल्डरली पॉपुलेशन में। इसका कोई ऐसा नहीं है कि स्ट्रोक एक एज ग्रुप में आ जाए। स्ट्रोक किसी को भी किसी वक्त भी हो सकता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। अगर सडन हेमरेज हो जाए ब्रेन के अंदर उन ख़ास खलियों में, जैसे ब्रेन स्टेम है या वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाए, तो स्ट्रोक के अंदर जब सडन राइज ऑफ प्रेशर होगा इंट्राक्रेनियल, तो बंदा बेहोश भी हो सकता है और वेंटिलेटर पे भी जा सकता है और जान भी ले सकता है। अच्छा, अब स्ट्रोक को क्यों प्रिवेंट किया जाए? प्रिवेंट इसलिए किया जाए कि स्ट्रोक एक डिसेबलिंग बीमारी है, इंसान को चलने फिरने से माजूर कर सकती है, या आपको बोलने से, या आपके विजन को ख़राब कर सकती है, आपके निज़ाम हज़म को ख़राब कर सकती है कि आप स्वालो न कर पाएँ। तो हम स्ट्रोक को इसलिए प्रिवेंट करने के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, जो 29 अक्टूबर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसके लिए थीम होता है, वी आर स्ट्रॉन्गर देन स्ट्रोक, वी टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर देन स्ट्रोक। सो स्ट्रोक को जब तक हम प्रिवेंट नहीं करेंगे ना,
या इसकी अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या इब्तिदाई अलामात होती हैं या क्या ऐसे साइंस और सिम्टम्स होते हैं कि जिसको देखकर हम बता सकते हैं कि इस पेशेंट के अंदर स्ट्रोक का अटैक हुआ है? देखें, आप हमेशा याद रखें, बी फास्ट मीन्स के बैलेंस, और आपका फेस, आर्म और लेग ये मुतासर हो सकते हैं कि अगर चेहरा एक तरफ ड्रूप करने लगे, आर्म वीकनेस होना शुरू हो जाए, या आपको बोलने में मुश्किल हो जाए, तो आपको टी फॉर द टाइम है। बिकॉज टाइम के, अगर टाइम पे रीच करेंगे अस्पताल के अंदर जहाँ पे आगे तिब्बी इमदाद दी जाए, तो उसको हम बी फास्ट जो है ना, उसको स्लोगन्स को हमें याद रखना चाहिए। अब आते हैं कि अलामतें पेशेंट क्या फील करता है। पेशेंट दो तरह के होते हैं कि एक तो वो एंटीरियर सर्कुलेशन में स्ट्रोक होता है तो उसकी अलामतें वो अलग होती हैं, और एक होता है पोस्टीरियर सर्कुलेशन। जो दिमाग के अंदर पोस्टीरियर सर्कुलेशन है उसमें डीज याद रखें हमें, कि डिप्लोपिया हो गया, डबल विजन हो गया, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग हो गई, या चेहरा नम हो गया, डिसएस्थेटिक हो गया, या डिसइक्विलिब्रियम हो गया, बैलेंस नहीं कर पा रहा है, या डिस्फेजिक हो गया, तो ये पोस्टीरियर सर्कुलेशन की अलामत है। इंटीरियर सर्कुलेशन में ये हो सकता है कि आपकी आँख की सडन विजन चला जाए, या एक हाथ या एक टांग या चेहरा आपका नम हो जाए, या सुन्न हो जाए, या वीक हो जाए, और आपकी जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाए, या आपकी स्पीच सेंटर, जैसे डोमिनेंट हेमिस्फेयर होता है तो उसके अंदर डोमिनेंट हेमिस्फेयर में आपका स्पीच सेंटर होता है। अक्सर जो 99% लोग हैं डोमिनेंट हेमिस्फेयर होता है उनमें लेफ़्ट साइड पे। अगर लेफ़्ट साइड पे स्ट्रोक हो गया तो आपको स्पीच जा सकती है। तो ये सारी अलामतें, मगर ये अलामतें एक तो पेशेंट खुद फील नहीं कर होता है। हार्ट में तो ये होता है ना, हार्ट अटैक होने वाला है तो सडन चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगा, या लेफ़्ट आर्म में पेन होता है। अभी भी लोगों को ये लगता है कि अगर मेरी लेफ़्ट आर्म में पेन है या नमनेस है या मेरी उंगलियां काम नहीं कर रही तो वो फ़ौरन हार्ट के अस्पताल चले जाते हैं, जबकि वो अलामतें स्ट्रोक की होती हैं। अब जब इसमें ये टाइम ज़ाया हो जाता है ना, अस्पताल टू अस्पताल शिफ्टिंग में या असेसमेंट में शिफ्टिंग में, तो फिर पेशेंट को वो जो ट्रीटमेंट बर वक्त मिलना चाहिए टू प्रिवेंट द डिसेबिलिटी वो ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर साहब, अगर स्ट्रोक हो जाए पेशेंट को तो उसका फिर इलाज क्या है? देखिए, स्ट्रोक में ये है कि टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप लेस देन 3 आवर्स के अंदर अस्पताल में आ गए तो आपका पहला घंटा जो होता है वो गोल्डन आवर कहलाता है। उस गोल्डन आवर के अंदर जो है वो आपके स्कोरिंग होती है, एनआईएच स्कोरिंग होती है, आपका स्कैन होता है और आपको असेस किया जाता है। फिर आपको इलाज के लिए 2 तरह के इलाज होते हैं, या तो हम उसको क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शन लगा देते हैं विदिन 3 आवर्स, या उसको क्लॉट को इवैक्यूएट करते हैं, सक करते हैं, या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कर सकते हैं। ये तो हो गया इलाज आपका एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक में। बाकी अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है तो सबसे अहम चीज़ ये होती है कि उनका ABC मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कि राइजिंग ICP की वजह से ना उनका एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन मुतासर हो सकती है। तो राइजिंग ICP जो होता है वो जानलेवा होता है। तो इसलिए जितना भी हम अर्ली रिपोर्ट करेंगे हॉस्पिटल के अंदर तो हम कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट हो सकते हैं। और डॉक्टर साहब, आजकल स्ट्रोक सेंटर्स भी जो है वो मुख्तलिफ इदारों के अंदर बनाए जा रहे हैं, जी, तो ये कितने, पाकिस्तान में कितने सेंटर्स ऐसे अब तक मेरे बन ख्याल चुके हैं? में तमाम बड़े शहर जो पाकिस्तान के हैं और तमाम वो हॉस्पिटल जो इमरजेंसी डील कर रही होती हैं उनके पास स्ट्रोक यूनिट्स हैं। और स्ट्रोक यूनिट का कंसेप्ट ये है कि अक्यूट स्ट्रोक की जो केयर होती है ना, विद इन 10 डेज वो आपको मेटिकुलसली करनी होती है, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उनके शुगर मॉनिटरिंग होती है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है, उसका हार्ट रेट मॉनिटर होता है, और अगर आपने TPA दे दिया या थ्रोम्बेक्टमी कर दी तो उसके बाद जो पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस है उसको प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रोक मॉनिटरिंग सेटअप में आपको रखना पड़ता है। अब आते हैं कि स्ट्रोक यूनिट्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो तमाम जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, कराची है, लाहौर है, हैदराबाद है, सक्खर है, और इस्लामाबाद है, और आपका रावलपिंडी है, इन कोयटा है, और KPK में भी कुछ जगहों पे स्ट्रोक यूनिट्स कायम हैं,
और जहाँ तक सवाल ये है कि पाकिस्तान सोसाइटी और पाकिस्तान स्ट्रोक सोसाइटी ने अभी इतना अवेयरनेस क्रिएट किया है, तो जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लोग जो है ना, गुजरानवाला में स्ट्रोक यूनिट है और दे आर डूइंग द वेरी वेल। डॉक्टर साहब, स्ट्रोक हो गया और फिर उसके बाद डिसेबिलिटी भी कुछ हद तक, क्योंकि पेशेंट्स पोस्ट स्ट्रोक डिसेबिलिटी देखी जाती है। देखें, तो स्ट्रोक अगर हो गया और उसके बाद आपने उनका NIH स्कोर कैलकुलेट कर लिया और डिसेबिलिटी स्कोर MRC स्केल जो है वो कैलकुलेट कर लिया, तो कुछ ऐसे स्ट्रोक होते हैं जो फौरन रिकवर भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो परमानेंट डिसेबल कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि पार्शियल रिकवरी हो रही होती है और आहिस्ता आहिस्ता स्लो ग्रोइंग रिकवरी की तरफ जा रहे होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे स्ट्रोक होते हैं जो डीप टेंस होते हैं, तो उसमें हेमीप्लीजिक या क्वाड्रिप्लीजिक हो सकते हैं या पैराप्लीजिक हो सकता है या बंदा मोनोप्लीजिक हो सकता है। तो उसमें जो है ना, आपको न्यूरो रिहेबिलिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। अब न्यूरो रिहेबिलिटेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिजियोथेरापी आ जाती है, ऑक्यूपेशनल थेरापी आ जाती है, स्पीच थेरापी आ जाती है, सॉलिंग ट्रेनिंग होती है, बैलेंसिंग ट्रेनिंग होती है, और आपको कॉग्निटिव थेरापी होती है। कॉग्निटिव थेरापी भी साथ साथ चल रही होती है। तो क्योंकि पोस्ट स्ट्रोक में एक कंप्लीट पैकेज चाहिए होता है कि पोस्ट स्ट्रोक पर्सनस में कॉग्निटिव थेरापी इसलिए इम्पॉर्टेंट है, दे कैन लीड टू द डिप्रेशन आल्सो, बिकॉज बड़ा इतना हेमीप्लीजिक हो गया, चलता फिरता इंसान था, तो उसको कॉग्निटिव थेरापी भी बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को एक दफ़ा स्ट्रोक हो जाए तो क्या उसको दूसरी दफ़ा स्ट्रोक हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकते हैं, इसलिए कि 99% वो रिस्क पे चले जाते हैं। और अगर एक दफ़ा स्ट्रोक हो जाए और इसकी रिस्क फैक्टर्स जो है वो आपको मालूम हो जाए, और अगर आप उसको रिस्क फैक्टर्स मॉडिफाई करें, तो आप सेकेंड स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या अवामिल, ये क्या मॉडिफाइबल रिस्क हैं जो आप जिनकी बदौलत जो है हम उससे प्रिवेंट कर सकते हैं स्ट्रोक? सबसे अहम चीज़ है आपकी डाइटरी हैबिट्स। आप डाइटरी हैबिट्स को अपना कट डाउन करें और जंक फूड को अवॉइड करें और सिंपल कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको अवॉइड करें। दूसरा ये है कि पान, गुटखा, स्मोकिंग, इन चीज़ों को अवॉइड करें। तीसरा ये कि आप स्लीप पैटर्न अपना अच्छा करें। चौथा ये है कि जो कॉमन बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर है उसको वेल कंट्रोल रखें, डिजिट्स को कंट्रोल में रखें, शुगर है उसको वेल कंट्रोल रखें, और कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स हैं उसको कंट्रोल रखें। और अगर आपको B12 डिफिशिएंसी है और हाइपर होमोसिस्टिनीमिया है, तो वो वेल कंट्रोल मॉडिफाइबल चीज़ें, इसको आप रिस्क को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे अहम चीज़, आपकी फिज़िकल एक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है, और आपके ओबेसिटी को प्रिवेंट करने में, आपको स्ट्रोक प्रिवेंट करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ओबेसिटी, स्मोकिंग, एक्सरसाइज, स्लीप पैटर्न और डाइट, ये बहुत मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। और बाकी बीमारियां तो माशाल्लाह वो भी कंट्रोल में आ सकती हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी दवाएं अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब, सुपरस्टिशंस हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत सारी मिथ्स भी जो है जुड़ी हुई होती हैं काफ़ी सारी डिजीज़ेस के साथ। जी, एक कबूतर का जो जंगली कबूतर का जो खून है वो बड़ा पॉपुलर है अवाम उन्नास के अंदर कि भाई ये अगर इस्तेमाल किया जाए तो उससे फालिद जो है वो उससे आप निजात हासिल कर सकते हैं। तो इसके पीछे कितनी सदाकत है? देखें, 2-3 चीज़ें हैं कि इसका मिथ्स ये है कि लोग समझते हैं कि स्ट्रोक जब हो जाता है तो ये आपको ठंडक की वजह से होता है। अच्छा। और इसी वजह से वो क्या करते हैं कि वो रैप अप करते हैं अपने जिस आर्म में वीकनेस है, और रैप अप करके उसके अंदर जो है वो खून लगा के उसको रैप अप करते हैं। तो ये मिथ्स है, वैसे इसके में कोई सदाकत नहीं है। दूसरा ये है कि काले कमरे में बंद कर देते हैं और झाड़ फूक करते हैं। बहुत सारे मिथ्स हैं जो मुख्तलिफ अवामिल में शामिल हैं। अब कई, हम आज सुबह भी मैंने एक पेशेंट देखा, उनको फेशियल पैल्सी हो गई, तो उसकी खातून पढ़ी लिखी थी, वो मुझसे कहती हैं, डॉक्टर साहब क्या मैं इसको जंगली कबूतर का खून लगा दूं? अच्छा। तो मैंने उनको समझा दिया कि मैं इस तरह समझाता हूँ कि ये लाइट है, इसके अंदर पावर आ रहा है, और ये लाइट भी खड़ी है, पावर नहीं होगा तो आपको ताकत नहीं आएगी। तो अगर लाइट में बंद कर दूं, पावर बंद कर दूं, तो क्या सप्लाई बंद हो जाएगी? तो लाइट जलेगी नहीं। अगर मैं इसको डंडे मारूं, इसको मालिश करूं, इसको प्यार करूं, तो उससे तो रिकवर नहीं होगा जब तक मैं इसका पावर जो है वो बटन नहीं ऑन करूंगा। तो वो पावर आपका ब्रेन है, तो ब्रेन के अंदर आपकी सलाहियत होनी चाहिए।
डॉक्टर साहब, आपने लकवा का जिक्र किया। लकवा और फालिज में क्या फ़र्क है, ये भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें। देखें, लकवा जो बीमारी है ना, वो फेशियल पैल्सी कहलाती है। और वो मौसमी हालात जो जब चेंज होते हैं ना, गर्मी से ठंडक, ठंडक से गर्मी में जब हम जा रहे होते हैं, तो देयर आर सर्टेन वायरसेस व्हिच आर इन द एनवायरनमेंट। वो आपके नर्व को अटैक करते हैं, फेशियल नर्व को, और रेट्रो ऑरिकुलर, कान के पीछे। तो उसमें क्या होता है कि वो नर्व की जो है ना, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो वो चेहरा जो है वो टेढ़ा होना या ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। मगर कभी कभार मिसलीडिंग भी होता है। ऐसा नहीं कि वो लकवा है, हम कहें लकवा है और बच जाते हैं, खुद वो स्ट्रोक ही होता है। तो बाज़ दफ़ा ये गलतियां भी होती हैं। तो स्ट्रोक में भी अपर मोटर या लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पैल्सी हो सकती है। डॉक्टर साहब, स्ट्रोक और हीट स्ट्रोक बड़ा हमने सुना, काफ़ी ये चलता भी रहा था कुछ अर्सा पहले भी, क्योंकि एक गर्मी की लहर आती है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा केसेस सुनने में आते हैं। इसका भी थोड़ा सा हमें बता दें कि हीट स्ट्रोक हीट क्या स्ट्रोक चीज़ है। तमाम वो बहुत डिफरेंट है। हीट स्ट्रोक में ये वाली अलामतें नहीं होती, वीकनेस नहीं होती, स्पीच नहीं जा रही होती है, नमनेस नहीं होती। हीट स्ट्रोक एक अलग मैकेनिज्म है जो विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द ब्रेन स्ट्रोक या इस्कीमिक स्ट्रोक या हेमरेजिक स्ट्रोक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया है कि पोस्ट कोविड जो है वो, ये सुपरस्टिशन है आई डोंट नो, लेकिन देखा गया है कि जो स्ट्रोक के जो केसेस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया। क्या ऐसा है क्या? जी, ये एक सदाकत है। और कोविड 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 रिलेटेड वैक्सीन और पोस्ट कोविड, इसमें ये देखा गया कि जो शरियानें हैं वो सख्त हो गई और उनके अंदर थ्रोम्बोसिस जमा हो गया, मीन्स के क्लॉट बनना शुरू हो गए। और वो किसी वक्त भी क्लॉट जो है वो किसी ऐसी शरियान को ब्लॉक कर दें जहाँ पे हमारे ब्रेन की कुछ अच्छे खली हैं और वो मुतासर हो सकते हैं। तो हमारी इस कोविड के 3 साल पीरियड में 20 से लेके 21, 22, 23 तक हमारे पेपर भी छपे। और हमने पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी की तरफ से, प्लस हमारे जो मल्टी डिसिप्लिनरी लोग हैं और मल्टी सेंटर स्टडीज़ की हैं साथ में, हमने उसमें देखा है कि इसका प्रिवेलेंस ज़्यादा हो गया लोगों का स्ट्रोक का। और दूसरा ये है कि वैक्सीन रिलेटेड कुछ वैक्सीन ऐसी थी जो थ्रोम्बोजेनिक थी, मीन्स के उसके अंदर थ्रोम्बोसिस बनने का ज़्यादा प्रिवेलेंस था। तो ये एक हकीकत है, मिथ्स नहीं है। अब पोस्ट स्ट्रोक काफ़ी और चीज़ें भी हमारे पास पेशेंट आई पोस्ट कोविड। उसमें ख़ास करके वाइट मैटर में, जो ब्रेन का वाइट मैटर उसके अंदर चेंज हुई, तो वो वाइट मैटर सिकुड़ना शुरू हो गया। तो पेशेंट्स के साथ वीकनेस के साथ आ गए, या कमज़ोरी के साथ आ गए, या मेमोरी लॉस के साथ आ गए, या उनके जो है यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस के साथ है। तो कोविड एक हकीकत थी, वैक्सीन एक हकीकत थी। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बाकायदा रिपोर्ट की गई हैं और अभी भी दुनिया भर में रिपोर्ट हो रही। जेंडर का कोई रोल है इसके अंदर कि ख़वातीन में ज़्यादा होता है? अक्सर हम बीमारियां देखते हैं तो वो ख़वातीन में ज़्यादा होती हैं, मर्दों में कम होती हैं। कुछ बीमारियां मर्दों में ज़्यादा होती हैं, ख़वातीन। स्ट्रोक के बारे में क्या जो है वो तहकीक क्या कहती है? स्ट्रोक के बारे में तहकीक, जेंडर प्रिवेलेंस जो है मेल में ज़्यादा है और फीमेल्स में कम है, बिकॉज दे हैव अ कार्डियो प्रोटेक्टिव ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये हकीकत है। एक और वजह भी हो सकती है ना सर, क्या? कि टेंशन सारी सारी मर्द लेता है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। टेंशन जितना फीमेल्स को होता है उतना ही मर्दों को भी होता है। तो असल जो साइंटिफिक है वो हार्मोनल की वजह से है, कार्डियो प्रोटेक्टिव हार्मोन्स है या वेस्कुलर प्रोटेक्टिव हार्मोन्स है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो मेल्स में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, ये मैं मान रहा हूँ। और मेल्स स्मोकर्स भी ज़्यादा होते हैं। मेल्स जो है इंसोम्निया का भी शिकार होता है। मेल्स को बहुत सारे और स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं, उनको हाइपरटेंशन होता है, उनको अपनी केयर की बहुत फिक्र नहीं होती। तो प्रिवेलेंस जो है वो मेल्स में ज़्यादा है। और हमारे यहाँ हम क्योंकि क्लासिफाई करते हैं अर्बन और रूरल के अंदर अपने एरियाज़ को, तो क्या देखा गया है कि ये किस तरफ, रूरल में ये केसेस ज़्यादा हमें नज़र आते हैं या हमें अर्बन एरियाज़ के अंदर देखिए, हमें मैं ज़्यादा आपको नज़र आते बताऊं, रूरल एरियाज़ में मैं भी, मेरा क्योंकि रिलेशनशिप है रूरल्स में, मैं फ्रीक्वेंट जाता रहता हूँ, कैंप्स करता रहता हूँ, इंटीरियर सिंध में जाता रहता हूँ। और आई यूज्ड टू बिलोंग टू द रूरल एरिया एंड नाउ
वी आर इन द अर्बन एरिया। द प्रॉब्लम इज़ कि अर्बन एरिया में जो डाइटरी और लाइफ स्टाइल, तीसरा ये है कि स्लीपिंग पैटर्न वो डिफरेंट है। वाइल इन द रूरल एरियाज में दे आर द अर्ली बर्ड्स, सुबह सवेरे उठते हैं, अच्छे हार्मोन्स उनको मिलते हैं, जल्दी सोते हैं, लाइट जैसे ही ख़त्म होती है, अंधेरा हो जाता है तो वो सो जाते हैं, तो उनको अच्छे हार्मोन्स मिल रहे होते हैं। तीसरा ये कि दे हैव अ वेरी गुड डाइट, सिंपल डाइट, वेरी सिंपल डाइट और डाइटरी। तीसरा ये है कि दे हैव अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आपको देखेंगे तो आपको गाड़ी इस्तेमाल करते हुए बहुत कम लोग मिलेंगे, मोटरसाइकिल इस्तेमाल, तो दे गो बाय फिजिकल। तो 3-4 चीज़ें हैं, स्लीप, खाना और उनकी फिजिकल एक्टिविटी, जो उनको कार्डियो प्रोटेक्टिव भी करती है और वेस्कुलर रिस्क फैक्टर्स को भी कम करती है। तो मैं रियली कोई सुना है कि जी ज़मीनों पे जाके फलाना बंदा जो है, दे हैव अ लॉट ऑफ एजिंग फैक्टर्स लाइक 70-80 साल के। अब मेरे अब्बा के ज़माने के आज भी मेरे जो है फार्मर्स हैं और दे हैव वेरी गुड हेल्थ और फिज़िक भी अच्छी है, दे आर वेरी हेल्दी, डाइट अच्छी है उनकी, फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी, हमसे ज़्यादा तेज़ चल रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को कि अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है, और दूसरा ये कि हम स्ट्रोक को किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, मेरा पैगाम ये है कि स्ट्रोक एक प्रिवेंटेबल बीमारी है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और उसके लिए हमें एतदाल अपनाना चाहिए। फ़िज़िकल एक्टिविटी सबसे हमारे लिए मुस्लिम्स के लिए क्या है, 5 वक्त की नमाज है। हम 5 वक्त नमाज पढ़ें तो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी हो जाती है। सुबह सवेरे उठें और रात को सवेरे सोएं, और डाइट में हमें अपनी अच्छी डाइट लेनी चाहिए, स्मोकिंग को क्विट करना चाहिए। तीसरा ये है कि स्ट्रेस लेवल अपना कम करें, और अगर आपके मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड शुगर में अगर B12 कम है या होमोसिस्टीन हाई है, तो उसको मॉडिफाई करें, तो हम स्ट्रोक से बच सकते हैं। अगर हम स्ट्रोक से बच गए तो हम डिसेबिलिटी से भी बच सकते हैं। आखिर में मेरा शुक्रिया कहने का दिल चाह रहा है कि ज़ीशान और मिनहाज और फुरकान को और फराज साहब को, कि उन्होंने ये काविश ब्रेन हेल्थ टीवी की, और आज जो पॉडकास्ट कर रहे हैं इसकी वजह से हम यहाँ पे, और थैंक यू फॉर मी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे नाजरीन को इतनी अच्छी और मुफीद मालूमात से आगाह किया। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू सो मच। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, स्ट्रोक एक जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है, लेकिन इसका इलाज और बचाव मुमकिन है। अपनी ज़िंदगी में मस्बत आमाल और रवैयों को इख्तियार करके हम न सिर्फ स्ट्रोक बल्कि मुख्तलिफ़ दायमी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। फामीवो के प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश होती है कि हम अवामुन्नास तक इसी तरह के मालूमाती प्रोग्राम पहुँचाएँ। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, हम फिर किसी नए मालूमाती प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।